आइए मिलकर भारत की एक तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो इसके शानदार इतिहास, आज की मुश्किलों और आने वाले कल के बड़े-बड़े सपनों से मिलकर बनी है। सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोग, हजारों साल पुराना इतिहास और इतनी सारी संस्कृतियां। ऐसे देश को कोई कैसे समझा सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कहानी शुरू कहां से करें। इसका जवाब छिपा है इसके अलग अलग हिस्सों को जोड़कर देखने में। हमें इसके अतीत की जड़ों में भी जाना होगा, आज की सच्चाई को भी देखना होगा और भविष्य में क्या हो सकता है उसे भी समझना होगा। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है भारत के एक ऐसे शहर से जिसकी गलियों में आज भी इतिहास की खुशबू है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता की, जो एक जमाने में पूरे भारत की धड़कन हुआ करता था। देखिए, कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं था, ये अपने आप में एक सोच थी, एक आइडिया था। एक तरफ तो ये ब्रिटिश राज की ताकत का सबसे बड़ा सेंटर था और दूसरी तरफ यही वो जगह थी जहां से मॉडर्न इंडिया की रूह ने जन्म लिया। ये जो तारीख है ना, ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं बताती। ये वो मोड़ हैं जिन्होंने पूरे देश की दिशा बदल दी। 1772 में राजधानी बनने से लेकर 1911 में राजधानी दिल्ली शिफ्ट होने तक कोलकाता ने वाकई में भारत की किस्मत लिखी। और हाँ, आज़ादी की लड़ाई की जो सोच थी, जो आग थी, उसे ताकत भी यहीं से मिली। और वो वैचारिक ताकत आज भी जिंदा है इन दीवारों के अंदर, चाहे वो देश की सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी हो या सबसे पुराना इंडियन म्यूजियम। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये ज्ञान की वो खजाने हैं जिनकी वजह से कैलकाटा आज भी सीखने समझने वालों के लिए एक धड़कता हुआ शहर है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इतना शानदार इतिहास आज की राजनीति पर, आज के झगड़ों पर कैसे असर डालता है? क्योंकि देखिए, इतिहास कभी मरता नहीं है ना? उसकी आवाज़ आज भी सुनाई देती है। तो चलिए इसी आवाज़ को, इसी गूंज को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब कलकत्ता से निकलकर हम चलते हैं पश्चिम बंगाल के खूबसूरत पहाड़ों की तरफ। लेकिन यहाँ दशकों से एक राजनीतिक मुद्दा सुलग रहा है। ये मुद्दा है गोरखालैंड आंदोलन का। एक ऐसी मांग जो अपनी अलग पहचान, अपनी अलग संस्कृति को बचाने के लिए की जा रही है। और ये कोई आज की मांग नहीं है, इसकी जड़ें तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। सोचिए, 1907 से ये मांग चली आ रही है। ये अपनी पहचान और अपने हक के लिए एक बहुत लंबी और कई बार मुश्किलों से भरी कहानी रही है, जो आज भी खत्म नहीं हुई है। इस मामले को और भी पेचीदा बनाती है यहाँ की आबादी। यहाँ सिर्फ गोरखा समुदाय के लोग नहीं रहते, उनके साथ साथ राजवंशी, आदिवासी, बंगाली और दूसरे कई समुदाय भी हैं जो सदियों से यहाँ साथ रह रहे हैं। और जब इतने सारे अलग अलग लोग एक जगह होते हैं तो मुद्दा और भी नाजुक हो जाता है। तो सवाल उठता है कि ये मांग इतनी मजबूती से बार बार क्यों उठती है? इसकी कई वजह हैं। एक तो अपनी अलग भाषा और कल्चर को बचाने की जिद है। दूसरा, लोगों को लगता है कि आर्थिक तौर पर उनके इलाके की अनदेखी हुई है। और तीसरा, अपने फैसले खुद लेने की एक बहुत पुरानी और बहुत गहरी इच्छा। तो पहचान और हक की इन ऐतिहासिक लड़ाइयों से अब हम कहानी में एक बड़ा मोड़ लेते हैं। अब चलते हैं भारत के एक बिल्कुल नए चैप्टर की तरफ, एक ऐसा चैप्टर जिसे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी लिख रही है। हम बात कर रहे हैं एजेंटिक एआई की। और ये सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक पूरी की पूरी क्रांति है। और भारत इस क्रांति का एक बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी में है। इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए, जो नॉर्मल एआई है वो आपके पर्सनल असिस्टेंट जैसा है, जिसे हर काम के लिए बताना पड़ता है कि क्या करना है। लेकिन ये जो एजेंटिक एआई है, ये आपके प्रोजेक्ट मैनेजर जैसा है। बस इसे लक्ष्य बता दीजिए, ये खुद ही प्लान बनाएगा और काम पूरा कर देगा। मतलब ये टेक्नोलॉजी के सोचने और काम करने का तरीका ही बदल रहा है। और जैसा कि एक्सपर्ट्स का मानना है, ये टेक्नोलॉजी एक दुधारी तलवार की तरह है। भारत के लिए इसमें मौके तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही सिक्योरिटी, प्राइवेसी और सही गलत से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। मतलब यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। और भारत का ये जो बड़ा सपना है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही नहीं है। इसका असर इस बात पर भी पड़ रहा है कि भारत दुनिया के साथ कैसे डील करता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका असर डिप्लोमेसी पर, खासतौर पर पड़ोसियों के साथ रिश्तों पर कैसे पड़ रहा है। तो अब हम चलते हैं हिंद महासागर की तरफ और भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हैं। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है भारत का अपने सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी श्रीलंका के साथ रिश्ते को देखना, जो कि काफी उलझा हुआ भी है।
ये नंबर 1, यहीं से कहानी शुरू होती है। भारत सिर्फ श्रीलंका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ही नहीं है, बल्कि वहाँ के टूरिज्म की भी रीढ़ है। और ये जो आर्थिक जुड़ाव है, यही दोनों देशों के रिश्ते की सबसे बड़ी बुनियाद है। लेकिन इस रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है। कई मुश्किलें भी हैं। जैसे श्रीलंका में चीन का बढ़ता दखल, जो भारत के लिए एक चिंता है। फिर मछुआरों को लेकर जो विवाद होता रहता है, वो भी एक बहुत नाजुक मुद्दा है। और हाँ, तमिल लोगों को अधिकार देने का जो वादा था, वो भी अभी तक पूरी तरह से निभाया नहीं गया है। तो ये कुछ ऐसे उलझे हुए धागे हैं जो रिश्ते को मुश्किल बनाते हैं। पर इन मुश्किलों के बावजूद पिछले कुछ सालों में सहयोग के नए रास्ते भी खुले हैं। चाहे वो डिफेंस और एनर्जी में पार्टनरशिप हो या फिर डिजिटल आइडेंटिटी जैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में मदद, दोनों देश ये समझ रहे हैं कि साथ मिलकर काम करने में ही फायदा है। तो चलिए अब फॉरेन पॉलिसी से हटकर भारत के समाज के अंदर चल रही एक बहुत जरूरी लड़ाई पर नजर डालते हैं। ये कहानी है अपनी पहचान, अपने सम्मान और समाज में अपनी जगह बनाने की लड़ाई की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि सरकारें इस मामले में घोर उदासीन हैं, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहीं। ये बहुत तीखी बात थी और इसने दशकों की अनदेखी को सामने ला दिया। और यहीं से उस कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। और ये सिर्फ कानून के कुछ नियम नहीं हैं, ये बराबरी और सम्मान की तरफ बढ़ाए गए बहुत ज़रूरी कदम हैं। 2014 में जब नालसा केस में तीसरे लिंग को मान्यता मिली, वो एक ऐतिहासिक फैसला था। और अब गरिमा गृह जैसी स्कीम्स हैं जो इस कम्युनिटी को सहारा देती हैं। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब बदलाव के लिए एक पूरा सिस्टम बन रहा है। तो देखिए, हमने इतिहास की गलियों से लेकर टेक्नोलॉजी के आसमान तक का एक सफर तय किया। डिप्लोमेसी की मुश्किलों से लेकर समाज में इंसाफ की लड़ाई तक को देखा। भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कई रास्ते हैं। सवाल अब ये नहीं है कि भारत क्या कर सकता है, सवाल ये है कि इन तमाम मौकों और चुनौतियों के बीच वो अपने लिए कौन सी कहानी चुनेगा। और इसका जवाब वो भविष्य में नहीं, बल्कि आज के फैसलों में लिखा जा रहा है।